अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रज़ी एहसन है एंड आई एम सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। लॉ इज़ माय मेजर फील्ड, although we are in civil cases and rent cases as well. काफ़ी मैं कमिटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, FPCCI की भी जो बजट बनाने में इन्वॉल्व थी पिछले 3 साल से, और अभी भी इस दफ़ा भी। और जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, खुद कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं तीनों बार का मेंबर हूँ, लेकिन कराची टैक्स बार के अंदर भी मैं शामिल हूँ। और उनकी इस दफ़ा जो रेकॉनर लिखा, जो हमारा एक रेडी अवेलेबल टूल होता है, तो वो मैंने लिखा था पूरा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए इंट्रोडक्शन अपना करा रहा हूँ कि अभी जो बात हुई तारिक साहब से, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तारिक साहब ने जब मुझे कॉल किया कि जी हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं आपकी रिलेटेड टू सेक्शन 7E, तो उसके बाद ही मेरे ऑफिस आ गए। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि ये कितने सीरियस है एंड ही नीड्स द बिजनेस। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट, उनकी ये अप्रोच जो थी। मेरा बल्कि ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उस तरह से रोल आई डोंट नो क्यों नहीं प्ले कर पा रही, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। और जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद फिर वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने में भी जो उनकी अप्रोच होती है ना, वो बस एक मीर का शेर मुझे याद आ गया कि मीर भी क्या सादा है जिसके सबब बीमार हुए। तो हम कोशिश हमारी होती है कि हम FBR को अप्रोच करें। FBR एक रेगुलेटर है, FBR इज़ नॉट द लेजिस्लेटर। और हम कोशिश ये करते हैं कि हम चीफ कमिश्नर्स को अप्रोच करें, कमिश्नर्स को अप्रोच करें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बजट बनने से पहले हमें रिएक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, बजट स्ट्रेटेजिक पेपर जो है वो ऑलरेडी फ्लोट हो चुका है। अगर आप मुझसे पूछें कि अगले साल का बजट क्या है, तो मैं भी बता सकता हूँ कि इस वक्त जो टारगेट रखा है FBR ने 9,200 अरब रुपए का, वो अगले साल 10,046 अरब का है, और उसके अगले साल 12,050 अरब रुपए का है। तो वो तो 3 साल के स्ट्रेटेजिक पेपर तो ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं। तो अगर हमें कहीं रिएक्ट करना है तो अभी करना है। जो बजट तय करती है गवर्नमेंट, जैसे इस दफ़ा हमारा 14.4 ट्रिलियन का बजट है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। 14.4 ट्रिलियन का बजट है, उसमें हम FBR का कंट्रीब्यूशन 52% है, विच इज़ अबाउट 9,200 अरब रुपए का। अब इसमें 37% डायरेक्ट टैक्सेस हैं और बाकी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब ये जो स्प्लिट है, और फिर डायरेक्ट टैक्सेस का भी 68% तो हम अलग कलेक्ट करके देते हैं थ्रू विदहोल्डिंग टैक्सेस, थ्रू ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस। तो इसमें FBR का रोल मुझे तो समझ नहीं आती। 26 चीफ कमिश्नर्स है अक्रॉस पाकिस्तान, कोई 34 के करीब डायरेक्टर्स हैं इनके, 14 के करीब मेंबर्स हैं, तो एक ह्यूज टीम है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम आगे भी देखें तो अब ये क्या करने जा रहे हैं, मैं उस पर बात करूँगा। सेक्शन 7E जो है वो एक्चुअली जो हमें उसने इरिटेट किया वो सेक्शन 236C की वजह से किया, जिसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टी की सेल रुक गई। और जब सेक्शन 236C की बात आती है तो हमें फॉर्म A भरना पड़ता है, रेजिडेंट जो लोग हैं, और फॉर्म B उन्होंने सर्कुलर 3 के थ्रू इंट्रोड्यूस करा दिया कि जो नॉन रेजिडेंट है वो भी भरेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने इसको IRS के ऊपर अपलोड कर दिया कि अब आपने बार कोड के साथ एक सर्टिफिकेट लेकर आना है। अब इसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो ये है कि 42 सिटीज़ के ऊपर है खाली, पंजाब एग्जेम्प्टेड है। 42 सिटीज़ में कराची मेनली जो इफेक्ट हो रहा है। तो पंजाब के बड़े शहर नहीं है, कोई पंजाब टोटल जो है ना, वो कह लीजिए एक तरह से लाहौर, सियालकोट, हाँ बड़े शहर, वो तो ठीक आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, तो वो सही है। उन्होंने 42 शहर सिटीज़ का अलग से SRO इशू किया, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर, और उसमें कराची पे जो अप्लाई होता है वो 345 SRO है। उसके अंदर हम फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद फिर हम एक फॉर्म भरते हैं। और अफसोस ये है कि जब ये भरते हैं, अपनी वेल्थ इंक्रीज़ करते भी हैं, तो वो डीम्ड इनकम ही है, यानी कि ख्याली इनकम, एक फिक्शन जिसे कहते हैं, फिक्शन ऑफ लॉ के डोमेन में आती है ये। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि जब मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा तो मैं ऑडियंस का इंटरेस्ट देखते हुए उसको बढ़ाऊंगा आगे। तो विल गो in turn, like we will discuss the section 7E and section 236 फर्स्ट। फिर हम उसमें देखेंगे कि जो कोर्ट के डिसीजंस आए वो क्या आए, और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा, उसके बगैर हम इसको नहीं समझ सकेंगे। थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देखना पड़ेगा, फिर हमें डीम्ड इनकम को समझना पड़ेगा कि डीम्ड इनकम क्या है, और उसके बाद फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो
लॉ अप्लाई होता है उसमें एक्सक्लूजन्स जो हैं वो कि जिन लोगों को उन्होंने एग्जाम्पशंस दिए हैं वो क्या डिस्क्रिमिनेटरी हैं या क्या है, और लेजिस्लेटर के पास क्या पावर्स हैं, क्योंकि कराची जो यानी सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन और जो लाहौर हाई कोर्ट का वो बिल्कुल एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए हुए और लाहौर ने जो है आर्टिकल 25 को जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन को फोकस किया और उसने कहा इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, जबकि जो सिंध हाई कोर्ट है इसने कहा कि नहीं ये इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन जो है आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो विल गो इन टर्न और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर इंटरेस्ट हुआ तो हम इसको पूरी डिटेल में जाएंगे, वरना फिर हम इसको सुपरफिशियली भी देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी से कोशिश करें अगले बजट के लिए, क्योंकि जब डैमेज हो जाता है उस वक्त करने का इतना फ़ायदा नहीं है। अब हम सिर्फ प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव अप्रोच जो फ़र्क है ना, बस वही यहाँ पर हमारे लिए फ़र्क है। तो जैसा आप कहें, मैं आप कहते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल रखूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, वो बताऊँ। थोड़ा सा मैं एक ग्लोबल कैनवस थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि क्या 195 कंट्रीज़ हैं जिनके फ्लैग्स हैं, ऑटोनॉमीज मिला लें तो 232 बनती हैं कंट्रीज़, जिसमें मैंने थाईलैंड और ताइवान और वो सब ले लिया। हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट या हमारा जो फोकस है वो है हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका। तो इसलिए हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है। तो 5-6 इदारे हमारे ऊपर मुसलत हो गए हैं लिटरली। OECD है, FATF है, FATCA है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और हम यहाँ से, आपको शायद नॉलेज में है या नहीं, आपका डेटा शेयर हो रहा है। वो पाकिस्तानी जो यहाँ रहता है उसका बाहर अगर दुबई में कोई फ्लैट है, UK में कोई फ्लैट है, तो अगर उसका ख्याल ये है कि पता नहीं है तो वो गलत है। इस तरह वाइस वर्सा, कोई बाहर रहता है उसने पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, या FATF जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स है, इसको तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसमें USA का शेयर चूंकि बहुत ज़्यादा शेयर होल्ड करता है वो IMF में, तो उसके डायरेक्टिव्स भी चलते हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भी USA की मर्जी से ही आता है। पाकिस्तान का अगर देखें तो हम अब 24 करोड़ से ऊपर हो गए, 5वीं बड़ी दुनिया की नेशन है हम। सबसे ज़्यादा आप ले लें तो भाई चाइना है, चाइना के बाद फिर आप इंडिया ले लें, फिर USA है, फिर इंडोनेशिया, फिर हम हैं। 5 टॉप नेशंस ले लूँ ना, ये दुनिया की पॉपुलेशन का 45% GDP है, जिसमें हमारा शेयर 0.00 पता नहीं 1 या 4% है। अफसोस की बात, इतने पॉपुलस होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी मुल्क है हम, लेकिन हमारा इतना पॉपुलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता नहीं, आई डोंट नो, बस उसमें मैं नहीं जा रहा। बहरहाल ये कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं, इसलिए हम बहुत ही मैंने डाल दी थी लोकेशन, इसलिए कि ये बड़ी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो हम दुनिया की 33rd बड़ी कंट्री हैं, और ये वर्ल्ड का बनता है 0.6%। दुनिया की जो पूरा अर्थ साइज में लूँ, ये बड़ी बात, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है हम, बट वी आर अराउंड 0.6% ऑफ द वर्ल्ड साइज। सबसे बड़ा रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, फिर ब्राज़ील है। हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट हैं, एक्सेप्टेड न्यूक्लियर स्टेट हैं। 68% हमारा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑन एवरेज हम यंग जनरेशन है, 35 यानी 64% लोग हमारे वो हैं जो 35 साल या इससे कम है। ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान इसलिए कि इन सब के लिए जॉब क्रिएट करनी है, इनको कहीं ना कहीं लगाना है, वरना ये क्या करेंगे, रोड पे आ जाएंगे गन उठा के। सबसे जो जिसका मुझे अफसोस होता है वो ये कि पाकिस्तान 1960 में हम जो थे वाटर अबेंडेंट कंट्री थी। कुछ 6000 क्यूबिक मीटर पानी पर कैपिटा हमारे पास था उस वक्त, अब वो रह गए 1000, और अगले 3 साल में हो जाएगा 623। तो वाटर का मसला शुरू हो जाएगा। तो ये एग्रीकल्चर वगैरह जो भी है ना, ये सब साइड में, ये मतलब ये हमारे लिए प्रॉब्लम वैसी हो जाएगा। हाउस होल्ड में आ जाए तो अब हमारा जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो कहता है, अच्छा बाय द वे मैंने पहला मास्टर्स किया था स्टैटिस्टिक्स में, फिर मैंने MBA किया, फिर मैंने LLB किया, तो मुझे स्टैटिस्टिक्स से बड़ी दिलचस्पी है, फिगर से। तो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ये कहता है कि अब हमारा जो हाउस होल्ड साइज है वो 6.8 है। एक घर में 6.8 लोग रहते हैं। रूरल अर्बन इसमें थोड़ा फर्क है, लेकिन ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 7.2 है यहाँ पे। तो हमारा जो इस वक्त घरों की शॉर्टेज है वो 12 मिलियन जो है हमारे घर कम है। ये जो 7E और जो 236E है ना, उसका कोरिलेशन मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि
जो ये हमारा टैक्सेशन अब रियल इस्टेट की तरफ आ रहा है वो क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यंग जनरेशन है, कुछ दिन बाद ये बच्चों की शादियां होंगी, उनको घर चाहिए होगा, वो आगे मूव करेंगे। अभी हमारा हम कहते हैं कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हाउस होल्ड है वो 6.1 मिलियन हाउस होल्ड है, यानी 6.8 लोग एक घर में जो रहते हैं ऐसे। ये 2030 तक हो जाएंगे 87 मिलियन। और अभी हमारे पास जो शॉर्टेज आ रही है वो इतनी है, तो फिर कितनी हो जाएगी? इफेक्टिवली पाकिस्तान के अंदर 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड ऐसा है जिसके ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बन सकती हैं। ये बनता है कोई 34% ऑफ द पाकिस्तान टोटल साइज। तो चूंकि रियल एस्टेट की तरफ अब ये मूवमेंट होने जा रही, तो इसको कैसे करें? बस अब ये पॉइंट अभी यहाँ ध्यान में रखिएगा, हम आगे चलते हैं। इस सब में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये ब्रेकअप है कि हमारे एरिया वाइज जो प्रोविंसेस हैं उनका एरिया कितना है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है। कट शॉर्ट ये है कि 273 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाकिस्तान में। तो हाईली डेंस मुल्क है ये। कनाडा में और अलास्का में उधर चले जाएं तो क्या पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? जब मैं स्टूडेंट था कनाडा में, उस दौर में गया हुआ था, तो मुझे मेरे ख्याल है 5 या 6 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ऐसी अगर मुझे सही याद है, पुरानी बात है। तो बहरहाल एग्रीकल्चर में हमारा 47% लैंड किया हुआ है, फॉरेस्ट में 5%, डेजर्ट में 10%। ये एक ब्रेकअप है। हमारी बॉर्डर्स जहाँ मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इंडिया से मिलते हैं 51%, उसके बाद जी 43% अफगानिस्तान से, 12% चाइना से, फिर सी से हमारा कोई 18% है। ये सी हमारा इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। इस स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जा रहा, बस ये कि हमारे फॉरेन रिजर्व 7.9 बिलियन हो चुके हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा वही 30 पे खड़ा है बस। और इस वक्त हमारा खर्चा ज़्यादा और इनकम कम है। 19.9% ऑफ द जीडीपी हम खर्चा करते हैं और 12% ऑफ द जीडीपी कलेक्ट करते हैं। इसको भी मैं स्किप करता हूँ। इन्फ्लेशन 29% है और जो गिनी कोफिशिएंट है वो 31.6 है। ये एक डिस्पर्जन होता है इक्वालिटी ऑफ मनी का। ये एक इटालियन स्टैटिस्टिशियन ने ये ड्राइव किया था। स्टैटिस्टिशियन तो मैं भी हूँ, मैंने भी बहुत कुछ ड्राइव किया, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान से तो कोई चीज़ यहाँ आगे जाती नहीं। बहरहाल इसको उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और ये कंट्रीज इसको मेजर करती हैं। जीडीपी हमारा ये 340 बिलियन डॉलर है। ये सब इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। हमारी एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, कौन हमारे मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं, कौन इंपोर्ट पार्टनर्स हैं, अभी मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। IMF के हिसाब से और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का हमारा कंट्रीब्यूशन ये भी इन्होंने बढ़ा के बताया है, 3% है टैक्स में, जबकि जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 20% है। सर्विस सेक्टर हमारा 65% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी सब मिला के। मैन्युफैक्चरिंग भी 13% है। मैंने जैसे आपको कहा ना, मुझे डेटा से बड़ी दिलचस्पी, इसलिए मैं लिख दिया, मगर फिर भी मैं तेज़ी से गुजार रहा हूँ। राइस की हमारी नेशनल जो रिक्वायरमेंट है एनुअल, वो 10.5 मेट्रिक टन है। वीट की, शुगर की, मिल्क की, पल्सेस की, सी फूड की, सोयाबीन ऑयल की, कुकिंग ऑयल की, टी की 1.75 मेट्रिक टन। ये सब मैं स्किप कर रहा हूँ। हम सीधा आ जाते हैं पॉवर्टी पर। पॉवर्टी का हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये कि जो 3,420 रुपये अर्न कर रहा है कोई आदमी पर मंथ, उसको कहते हैं पॉवर्टी से बिलो नहीं है, पॉवर्टी है उससे ऊपर होगा। अब ये एक मजाक है, मुझे तो मतलब ताज्जुब होता है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पता चले ये बात। वर्ल्ड बैंक का कहना ये है कि इसमें भी 4.4% लोग हैं जो कि बनते हैं 23 मिलियन, जो इससे नीचे हैं। वो कैसे गुजारा कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन का पता है? एक एक्सेप्शन ले रहा हूँ बस। नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो मैं आया ही इसीलिए हूँ कि डिस्कस करूँ आसान उसमें। हाँ चले, मैं इसको आसान उसमें कर देता हूँ। हाँ वो तो वो भी आपसे कुछ रिलेट करती है थोड़ी बहुत इसलिए इनको पता है। अच्छा जी, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और प्रोमलगेट हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को। ये मैंने इसलिए बात कही कि मुझे कंपैरेटिव स्टडी का बड़ा शौक भी है और मैं करता भी हूँ। इंडिया जो है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो बना वो उन्होंने बना लिया था 49 नवंबर 49 में, लेकिन उन्होंने इसको इन्फोर्स किया 26 जनवरी 2050 को, क्योंकि नेहरू इसको 30 साल से पहले से वो एक इवेंट के तौर पे मनाते थे 26 जनवरी, एक इंडिपेंडेंस डे के तौर पे।
लेकिन उन्होंने 18 आर्टिकल 16 आर्टिकल उसी दिन अडॉप्ट कर लिए थे नवंबर 1949 में। बाकी उन्होंने अपना नाम जो इंडिया ने रखा, उन्होंने कहा कि ये सेकुलर इंडियन जो स्टेट होगी वो पहले डोमिनेंट थी, मिला के कर रहे थे क्योंकि उनका जो वॉइस वो था वो अंग्रेज था। उन्होंने कहा ये सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। सेकुलर, सोशलिस्ट और हाँ, तो अब ये जो नाम होते हैं ना लीगल, इसमें इनकी बड़ी वैल्यू होती है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि वहाँ कोई कानून होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब चाहे वो हमारे यहाँ का हम कहें कि कुरान है, हम भी रिपब्लिक है ना, पाकिस्तान रिपब्लिक के रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होगा। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव से चलाएगा वो इलेक्ट होके आएगा, इलेक्ट होके आएगा और उस किताब के हिसाब से चलाएगा जो लिखी हुई है। अगर इसमें वो डेविएट करेगा तो फिर जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो ये गेज करेगी। ये जुडिशरी का काम है देखना कि कानून क्या था और हो क्या रहा है। इसमें डेविएशन होगी तो उसकी पेनल्टीज हैं, सजाएं हैं, फाइन है, जो भी करेगी। तो सोशलिस्ट भी है, इंडिया है सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इससे पता ये चलता है कि इंडिया के इस नाम से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा, जब आपका माइंड इस तरह बन जाएगा लीगल इसको देखने का, तो फिर आप उसको एक एक वर्ड के ऊपर रुकेंगे और देखेंगे। तो वो सेकुलर का मतलब ये है कि तमाम मजहब बराबर होंगे। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि दो तरह की, एक कैपिटलिज्म होता है, एक सोशलिज्म होता है। कैपिटलिज्म का मसला ये होता है कि वहाँ एक आदमी बहुत मालदार से मालदार होता जाता है, एक गरीब से गरीब। सोशलिस्ट कंट्रीज में ये होता है कि वो टैक्स मालदार से लेते हैं और गरीब के ऊपर खर्च करते हैं। तो चाहे यूटिलिटी स्टोर खोलें, चाहे राशन कार्ड बनाएं, चाहे उसको फ्री मेडिकल दें, फ्री एजुकेशन दें, लेकिन टैक्स कलेक्ट करेंगे उनसे जो दे सकते हैं। तो ये सोशलिस्ट होता है। बहरहाल इंडिया के 395 आर्टिकल्स हैं और 22 चैप्टर हैं। हमारे 280 आर्टिकल्स हैं और 12 चैप्टर्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद 4 नए चैप्टर ऐड किए, लेकिन उसी सब के एक फंडामेंटल राइट, उसके बाद उन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया, फिर उन्होंने एक ट्राइब्यूनल ऐड किया, फिर उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट किया। तो हमारे यहाँ जो बहरहाल लॉ मेकिंग में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारा लेजिस्लेटर उस तरह से एजुकेट नहीं हुआ और हमारे असेंबली में तो पहुंच जाते हैं लेकिन वो लेजिस्लेशन नहीं कर पाते। तो अक्सर हम इंडिया के लॉ को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट 2017 मैंने पूरा कॉमा फुल स्टॉप तक कॉपी कर लिया इंडिया का, सिर्फ नाम बदला। और बहुत से एक्ट हैं, बहुत सी केस लॉ भी हम शेयर कर रहे थे कोर्ट्स में भी इंडिया के। तो बहरहाल ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 में बना, इससे पहले हमने 2 अटेम्प्ट्स और की थी। 1956 में बनाया था और 1962 में बनाया था। तो 73 में जो बना, इसमें 280 आर्टिकल हैं, 12 पार्ट्स हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। और अगर हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम फेडरल रिपब्लिक है, फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, बाई कैमरल, यानी 2 हमारी असेंबलीज हैं, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस। नेशनल असेंबली में 342 सीट्स हैं, जिसमें से 272 इलेक्ट होकर आते हैं, 60 सीटें खवातीन की हैं, 10 माइनॉरिटी की हैं, और सेनेट की जो 104 सीट्स हैं। और 3 जो हमारा मेन ऑर्गन्स हैं वो हैं लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटर वो है जो कानून बनाता है, यानी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, वो एक बिल पेश करते हैं, इस पर डिबेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सेनेट में जाता है। एग्जीक्यूटिव होता है प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, और जुडिशरी वो है पूरी जो जुडिशरी है। 26 अमेंडमेंट हम कर चुके हैं, इंडिया अभी तक 99 कर चुका है। इसमें सिर्फ इस पॉइंट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें सिर्फ नेशनल एनएफसी को याद रखिएगा, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में ये आई। इसके बाद से बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, पावर एक्चुअली प्रोविंस के पास चली गई। अगर आप देखें तो इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोविंस के पास है, सीबीटी एग्रीकल्चर के पास है, हेल्थ प्रोविंस के पास है, सारी चीज़ें तकरीबन प्रोविंस के पास ही आ गई हैं। ये हुआ था 18th अमेंडमेंट में। और कॉन्स्टिट्यूशन ये आर्टिकल 160 165 ए तक नेशनल फाइनेंस कमीशन, जिसे आप एनएफसी अवार्ड कहते हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में ज़रूर चाहता हूँ कि 2-4 बता दूँ। फंडामेंटल हमें पता तो हमारा राइट क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो खैर इंडिया ने ऐड की, हम नहीं बना सके अभी तक। फंडामेंटल राइट के अंदर जो सबसे बुनियादी राइट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर मैंने एक केस हुआ, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ मसला था, और मैंने सिविल एविएशन को लिखा कि ये डेटा मुझे चाहिए, उन्होंने दिया, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि कोई इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के इंटरेस्ट की है या पब्लिक के टैक्स से चले वो मुझे देंगे। आर्टिकल 23 है जिसके अंदर प्रॉपर्टी की बात आती है, आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन,
जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने रिलायंस की और उसने कहा कि सब बराबर हैं, कि ये नहीं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है ये लोकल गवर्नमेंट का, तो इस पर सवनी नहीं लगेगा, आप बिजनेस करते हैं तो आप पे लगेगा। एक और चीज़ छोटी सी बता दूं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें 730 डेलीगेट्स आए थे और ये तय हुआ कि ऑनवर्ड्स कैसे मूव करें, क्योंकि यूरोप तबाह हो चुका था, ना स्कूल बच्चे थे, ना हॉस्पिटल बच्चे थे, ना यूनिवर्सिटी में, बमबारी में सब बराबर कर दिया था। तो उन्होंने 3 आर्टिकल वहाँ पेश किए। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि एक इदारा बनाया जाए जिसका उस वक्त नाम था IBDR, जो वर्ल्ड बैंक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, और एक इदारा बनाया जाए IMF, जिसका काम होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देखना, और इसी के साथ उन्होंने बनाया OECD, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया ना, जो अब हमें प्रेस कर रहा है, OECD, IMF, वो इसलिए नेक्सस है तो मैंने उसके साथ यहाँ जोड़ दिया। तो ये 3 आर्टिकल पास हुए और उस वक्त ये हुआ कि डॉलर जो होगा उसकी रिडेम्पशन होगी गोल्ड से, और उस वक्त $35 का 1 आउंस गोल्ड था। बाद में अरब इसराइल जंग तक तो वही चलता रहा। जब UK पहुंचा USA के पास, उस वक्त निक्सन था शायद, कि आप हमारे ये $3 बिलियन दे दें, गोल्ड दे दें इसके अगेंस्ट। उसने कहा ये किसने कहा? तो वो फिर वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। फिर पेट्रो डॉलर आ गया, सऊदी अरब का पेट्रोल, अमेरिका का डॉलर। लेकिन 2001 के बाद अब ये फिएट मनी है। अभी जो हमारा डॉलर, इसकी कोई रिडेम्पशन नहीं है, ये फिएट मनी कहलाता है, इसकी कोई, थैंक यू, यहाँ रखिए। तो बहरहाल ये 3 आर्टिकल पास हुए। मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना। फिस्कल पॉलिटी का काम क्या होता है? टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कलेक्ट करना। अब मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे आ जाए, सिर्फ रेड वाले सेक्शन को पढ़ रहा हूं मैं, बाकी चीजें स्किप कर रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी 2-3 तरह की होती है, एक्सपेंशनरी भी है, कॉन्ट्रैक्शन। मैं सिर्फ रेड वाला पढ़ रहा हूं। मेंटेन्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन यूजुअल, पहला पॉइंट। रिड्यूस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई और डिक्रीज इट टू स्लो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। फिर ये जो खास बात है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैन रिजल्ट इन इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेस्ड borrowing and less spending by the consumer and business. It implement too vigorously can eventually result in an economic recession. यही हम कर रहे हैं। बैंक का इंटरेस्ट रेट इस वक्त 22% है, बजाय इसके कि हम अपनी, खैर चलें, बड़ी इंडस्ट्री तो अब लग भी नहीं सकती, और वी हैव लॉस्ट द टाइम। SMEs के ऊपर बात हो सकती थी, लेकिन SMEs जो है ना, वो तो उस पर भी कोई फोकस नहीं है। बैंक को 22%, जो ये एग्जैक्टली ये जो लिखा है ना, और इसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक रिसेशन। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये हम, अगर नहीं हमने इसको सही किया, और वो सही सिर्फ ट्रेड बॉडीज कराएंगी, ये लीगल फर्टिनिटी नहीं करा सकती, क्योंकि हमें तो केस मिलता है तो हम केस लड़ते हैं, हम पार्टी नहीं बन सकते। तो जब कोई ट्रेड इंडस्ट्री से आके करेगा कि यार ये केस करें, तो फिर होगा। बहरहाल इस वक्त यही हो रहा है कि बैंकों में पैसा रख दें, 22% इंटरेस्ट ले लें, तो फिर कोई कारोबार क्यों करेगा, क्यों ऐसे लुटाए? तो एक बात ये, दूसरे ये कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो भी 2 ही चीज़ों को कवर करती है, कि रेवेन्यू क्या, एक्सपेंस क्या है, और वो एक्सपेंशनरी, यानी हमारी इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। बजट का एक स्नैपशॉट मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको ज़रा सा तवज्जो से देखिएगा। ये हमारा 2023 का बजट है, 14.4 ट्रिलियन का। रेवेन्यू कलेक्ट करेगा FBR 9,200 अरब रुपए, जो कि बनता है 55%। डायरेक्ट टैक्सेस से आएगा 41%, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आएगा 59%। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में से जो आ रहा है उसका 68% तो हम करके दे रहे हैं विदहोल्डिंग टैक्स से, जबकि FBR के अंदर 26 ऑल टुगेदर चीफ कमिश्नर्स हैं क्रॉस पाकिस्तान, 33 को डायरेक्टर्स हैं, 14 मेंबर हैं, 13 या 14 मेंबर हैं, और उनका हेड है। तो ये ह्यूज मतलब टीम है, जो एक्सपेंसिव टीम है। तो बस वो नोटिस हमें आता है कि जी विदहोल्डिंग टैक्स की आप आके कंप्लाइंस करा दें, ऑडिट करा दें, और वो फिर उसी में सब लग जाते हैं, और उसके बाद फिर उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब ये इस वक्त सिचुएशन है। हम डे 1 के ऊपर लॉस पे था, ये मेरा कर्सर प्लीज देखिएगा। 9,200 अरब हम करेंगे FBR से, नॉन टैक्स से करेंगे 2,963, तो ये मिला के बनता 12,163 अरब रुपए। NFC अवार्ड जो हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट, पहले दिन ही हमने प्रोविंस को दे दिए 5,275, और हम लॉस में आ गए पहले दिन ही 7,573 बिलियन रुपीस के।
स्पेंडिंग हमारी ये है कि 51% तो हम कर्जा वापस कर देने में लगा देते हैं, 12% डिफेंस में देते हैं, 5% पेंशन को देते हैं। डेवलपमेंट में हमारा हार्डली 8% यूज़ होता है। तो जब हमने ग्रो करना ही नहीं है तो फिर इसी तरह चलते रहना है। ये इस साल का बजट नहीं है, पिछले साल का बजट 22 का ये रहा, वो भी ऐसी है, इसी ट्रेंड पर है। तो बजट जो हमारे यहाँ बनता है वो पिछले बजट को 5% बढ़ा दो, इसको 4% बढ़ा दो, ऐसे बनता है। उसमें कोई ग्राउंड वर्क नहीं होता, उस पर कोई स्टेक होल्डर्स नहीं आते, ट्रेड बॉडीज भी उसके अंदर पार्टिसिपेट उस तरह नहीं करती जो करना चाहिए। मगर बहरहाल 2021 का भी बजट अगर देखें तो यही है। और टैक्स की बात अगर करें तो टैक्स तो फरौन के दौर से चल रहा है, वो भी टैक्स लेते थे, इसलिए टैक्स की बात नहीं है। टैक्स से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, उससे वो चलती है। फरौन के ज़माने में भी स्क्रबीज कहलाते थे उनके ऑफिसर जो टैक्स लेते थे हुकूमत चलाने के लिए। रोमन्स भी थे, रोमन्स के अंदर पब्लिकानी कहलाते थे, उन्होंने इनकम टैक्स लगा रखा था, अपनी कस्टम ड्यूटी लगाई हुई थी। तो ये तो जब से बहरहाल जो लैंडमार्क एक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए थे, 1860 का, फिर 1886 का, फिर 1922 वाला एक्ट हमने अडॉप्ट किया, हमने भी और इंडिया ने भी, और वो चलता रहा 22 साल तक हमारे साथ। फिर 1979 का ऑर्डिनेंस आया, वो चला 32 ईयर्स। फिर जब हम लोन लेने गए IMF से मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने प्री कंडीशन लगाई कि आप पहले अपना ऑर्डिनेंस चेंज करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लाएँ। तो 2001 का ऑर्डिनेंस आ गया हमारे पास, और इसी तरह वो पब्लिश हुआ ऑफिशियल गजट में, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 3 पर्पस हैं: टैक्स लगाना, कलेक्ट करना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, उससे लेना जिसके बाद टैक्स है उसको देना जिसके बाद नहीं है, और इन्फोर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ द, जैसे इस दफ़ा की गवर्नमेंट आई उसने कहा नहीं कंस्ट्रक्शन को फोकस नहीं करेंगे हम, या इम्पोर्ट को हम डिस्करेज करेंगे, या जो भी उसकी पॉलिसी होगी, तो थ्रू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये इन्फोर्स करते हैं। 5 जगहों से FBR रेवेन्यू कलेक्ट करता है: सैलरी से, तनख्वाह से, प्रॉपर्टी इनकम रेंट से, बिजनेस से, कैपिटल गेन से, और इनकम फ्रॉम सोर्सेज से। तो ये जो इनकम फ्रॉम रेंट, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर 7E और ये यहाँ पे आ गया है, और जो सेक्शन 236 वाले हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो ओवरलैपिंग जो हो रही है हमारी, यानी अगर कोई प्रॉपर्टी ली और बेची, उसके अंदर कोई कैपिटल गेन दे दिया, तो फिर हमारा ये डिबेट है कि जब यहाँ पे टैक्स दे दिया तो यहाँ क्यों देंगे। तो इस वक्त ये इशू भी है। जो सेक्शंस हैं इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। विद होल्डिंग टैक्स पे आ जाता हूँ। विद होल्डिंग टैक्स के ये पायनियर हैं, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रिडमैन, इनकी कारनामे जो अब हम फेस कर रहे हैं, 52 से ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्सेस हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के मैं अपने क्लाइंट्स का बता रहा हूँ, इस वजह से बढ़ती है कि उनको वो स्टाफ रखना पड़ता है, इंटरनेट लेना पड़ता है, कंप्यूटर, क्योंकि उन्हें विद होल्डिंग टैक्स का रिकॉर्ड रखना होता है इसकी वजह से। और कुछ ऐसे विद होल्डिंग टैक्स हैं, ये भी बता दूं, 52 में से 9 सिर्फ ऐसे हैं जो हम पूरे विद होल्डिंग टैक्स का 80% करते हैं। जैसे सैलरी का 149 है, 148 इंपोर्ट का है, 153 सर्विसेज साइट पे। बाकी कुछ तो ऐसे हैं जिनका कोई रेवेन्यू में कलेक्शन नहीं, सिर्फ एक वो हार्डशिप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो स्टाफ रखना पड़ता है। वो बताओ भाई कितने 236H के अंदर क्या हुआ और 236G में क्या हुआ, वो रिकॉर्ड रखेगा। अच्छा जी, डायरेक्ट टैक्स का जितनी इनकम होगा उतना टैक्स होगा। इनडायरेक्ट टैक्स का इन्फ्लेशन इसीलिए बढ़ता है कि टैक्स जितना भी हो सबको बराबर एक ही देना होता है, चाहे किसी की इनकी तनख्वाह 25,000 हो या 25 लाख हो। डेजिग्नेटेड नॉन बिजनेस का जो लॉ लगा था वो इसलिए लगा था कि मनी लॉन्डर होकर पार्क हो रही है IMF के बकौल और इन लोगों के रियल इस्टेट में, तो इसलिए अब रियल इस्टेट जो है ना वो ताब में, ये इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। इंटरनेशनल टैक्स स्ट्रक्चर को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। बहरहाल FBR अब कहता है कि हम अपना रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये उनकी 3 स्लाइडें मैंने डाली थी जो रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, लेकिन वो पता चला कि वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने उसको अभी होल्ड करा दिया है। अच्छा जी, अब ये पढ़ने के बाद अगर अब हम दोबारा सेक्शन 7E देखेंगे तो अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो वे अप होगी। अब अगर मैं सेक्शन 47 कहूँगा, आर्टिकल 25 कहूँगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा जो इस वक्त कंसर्न था वो ये था कि ये इन्होंने एक सर्कुलर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी नॉलेज में है या नहीं, 1 जुलाई को, कि बजट के प्रपोजल दे दें आप 2024 के लिए। ये आपकी नॉलेज में है? बजट पे काम शुरू हो चुका है ना, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेड बॉडीज कुछ नहीं करेंगी। जब टैक्स लग जाएगा फिर वो उसके बाद सेमिनार्स भी करेंगे, वर्कशॉप्स भी करेंगे। ये भारत सर्कुलर दे दिया उन्होंने कि भाई हम जो आप अपने अपने सजेशंस दे दें। लेकिन जो इसमें आयरॉनिकल कहूँ मैं ये कि बजट का जो
स्ट्रेटेजिक पेपर है वो पहले से मौजूद है। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ 22 से लेकर ये अगले साल जो होगा एफबीआई का टारगेट होगा वो होगा 10,869 और 2025 में होगा 12,621। मुझे तो आज पता है और इसका स्प्लिट भी मुझे पता है कि डायरेक्ट टैक्स कितना होगा, इनडायरेक्ट कितना होगा, विद होल्डिंग क्या होगा, विद होल्डिंग में कितने मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। विद होल्डिंग के ऊपर मैंने कैलकुलेट की हुई है अपने क्लाइंट्स की कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हैं उनको जो विद होल्डिंग मेंटेन करना पड़ता है उसकी क्या कॉस्ट आती है, जो अदरवाइज हैं उनको क्या आती है। तो ये तो एक ह्यूज है। तो बहरहाल ये स्ट्रेटेजिक पेपर मौजूद है। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट का कोई इनका इरादा नहीं है अपने खर्चे कम करने का। अगले साल 802 होनी है, उसके बाद 1046 है। तो हमारी फिस्कल पॉलिटी विल रिमेन दी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हमारी इनकम कम और खर्चे ज़्यादा होंगे। और अगेन हम फिर यही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को थ्रू इस तरह के मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा जी, अब ये सब करने के बाद मैं आखिर में आ जाता हूँ बजट बनाने के। वैसे बाय द वे मैं आपको वैसे बता दूँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ, ये आप लोग ज़रूर कहीं ना कहीं रेज करें कि जो एफबीआर के टैक्स मैन है ना, एक सेक्शन है 227, उसमें उन्होंने उनको कंप्लीट इम्यूनिटी दे दी है कि टैक्स ऑफिसर कुछ भी कर रहा है उसको आप चैलेंज नहीं करेंगे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। मैंने कंपैरिजन किया इसका यूके से, यूएसए से, बाकी जगहों से, कहीं पर भी इस तरह की वो नहीं दी। अगर किसी ऑफिसर ने भी गलती की है तो वो अंडर दी लॉ है, उसको आप चेक कर सकते हैं। मगर बहरहाल हमारे यहाँ ऐसा है और इसके ऊपर एक केस लॉ भी है और कोर्ट ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा था कि गुड फेथ में अगर किसी ने किसी को नोटिस दिया और ये क्या, वो होता नहीं है। और एफबीआर का अपना जो एक्ट है, एफबीआर का जो अपना एक्ट है, उसके अंदर भी सेक्शन 13, सेक्शन 4I, 4J और 4S ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। बहरहाल ये कि ये ज़रूर देखना है हमें कि हमारे यहाँ एफबीआर के अंदर प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं। कभी आपका मौका लगे तो आप जाके देखिएगा कि एक ऑफिसर ने अपने साथ एक टीम रख ली है जिसके पैसे वो देता है तनख्वाह, और वो उनके लिए ऑर्डर्स बना रहे थे, काम कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से, मेरा डेटा अगर कोई जो कॉन्फिडेंशियल है वो शेयर कोई कर रहा है तो मेरा कंसर्न है इस पर। ये बात मैंने बार में रेज की और आगे उसको लेके भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वक्त प्राइवेट लोग जो बैठे हुए हैं उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरी वेल्थ स्टेटमेंट देखें या मेरी कितने घर हैं, मेरी कितनी गाड़ियाँ हैं वो देखें, या मेरी इनकम क्या है ये देखें। लेकिन वहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप अपने बजट में डालिएगा आगे। तो ये इंडैमिनिटी जो दी हुई है ये भी गलत है।